नॉर्थ अरेबिया, एक ऐसी जगह जहां रेत, पहाड़ और समंदर सब एक साथ मिलते हैं। वैसे ये इलाका जितना अपने मुश्किल रास्तों के लिए जाना जाता है, उतना ही ये अपने स्पाइसेस और इंसेंस की ट्रेड के लिए भी फेमस है। 312 बीसी में एक ताकतवर योद्धा एंटिगनस मोनोप्थैल्मस ने अपने आदमी अथेनियन को यहाँ की वॉलेट को लूटने के लिए भेजा था। अथेनियन ने नॉर्थ अरेबिया के पेट्रा शहर को लूट लिया और अपनी फौज के साथ यहाँ की गुलाम औरतों के साथ रात बिताने के लिए वहीं पर डाल दिया। इस बात से अनजान कि चांदनी रात में 8000 ऊंटों पर सवार योद्धा उसकी इस हरकत का बदला लेने आ रहे हैं। ये योद्धा थे नेबाटियम, नॉर्थ अरेबिया के वो किंग जिनका दबदबा यहाँ की स्पाइसेस और इंसेंस के बिजनेस पर था। ये इतने पावरफुल थे कि आसपास के बड़े बड़े एम्पायर भी उन्हें हराने में नाकाम रहे थे। दोस्तों, नेबाटियन ने अपनी राजधानी पेट्रा को बनाया था। पेट्रा एक ऐसा शानदार शहर जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यहाँ के मंदिर और बड़ी बड़ी इमारतें आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वीर योद्धाओं नेबाटियन के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और वे कैसे इतने ताकतवर योद्धा बने। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम नेबाटियन के इतिहास और उनकी अनोखी संस्कृति की पूरी कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, नेबाटियन का असली ठिकाना आज के जॉर्डन और दक्षिणी पैलेस्टीन यानी कि इजराइल में था और उनकी जड़ें अरेबियन इलाके से जुड़ी हुई थीं। इनका इलाका जॉर्डन, सिनाई पेनिनसुला और नेकाब डेजर्ट यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन तक फैला हुआ था। अब तक हमें इनके कई इंस्क्रिप्शंस जैसे कि सिक्के मिले हैं, जिससे हमें उनके शासक और देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। इनका इलाका गोमांतु योद्धाओं और उस समय के लोगों से भरा हुआ था। ऐसे में नेबाटियन यहाँ कब आए, इसकी सही डेट तो हमें नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग नेबाटियन आयरन एज के दौरान यहाँ पहुँचे होंगे। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि नेबाटियन दक्षिण से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस अब तक नहीं मिला है। नेबाटियन दो देवी देवताओं की पूजा करते थे, एल इला जिसे एफ्रोडाइट से जोड़ा गया था और दुशल्ट जिसके डायनोसिस से तुलना की गई थी। दोस्तों, नेबाटियन का पहला कंफर्म्ड मेंशन हमें 312 बीसी में देखने को मिलता है, जब नेबाटियन कन्फ्रंट्रेशंस हुई थी। उस वक्त मैसेडोनियन एंटिनेट डायनेस्टी, जो अलेक्जेंडर महान की मौत के बाद राज कर रही थी, उन्होंने नेबाटियन को 3 बार लूटने की कोशिश की। एंटिगनस ने नेबाटियन पर इसलिए हमला किया क्योंकि उनके पास बिटुमिन का एकाधिकार था। उस समय बिटुमिन की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि इजिप्शियन मम्मियों को सुरक्षित रखने में इनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि नेबाटियन उस समय के काफ़ी रिच और एडवांस्ड लोग थे। 3rd सेंचुरी बीसी तक उन्होंने स्पाइसेस और इंसेंस के ट्रेड पर अपना मजबूत कंट्रोल बना लिया था। माना जाता है कि इसी समय नेबाटियन किंगडम और उनकी राजधानी पेट्रा की स्थापना हुई थी। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, उनका राज्य भी संगठित होता गया। वैसे इस टाइम पीरियड के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन पेट्रा का नाम हमें नेबाटियन कन्फ्रंट्रेशंस की घटनाओं से ज़रूर मिलता है। ग्रीक इतिहासकार डायोडोरस सिक्युलस की एक लेख से पता चलता है कि नेबाटियन के लिए बिजनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। जहां दूसरी अरब ट्राइब्स रेगिस्तान को चरागाह के तौर पर इस्तेमाल करती थीं, वहीं नेबाटियन उनमें सबसे अमीर थे। उनके पास फ्रैंकिंसेंस, मर और कीमती मसाले थे जो उन्हें अरेबिया डेमन से आने वाले लोगों से मिलते थे। इस बात को लेकर आज भी बहस जारी है कि क्या नेबाटियन एक बेडविन स्टेट का पार्ट थे, मतलब एक ऐसा राज्य का हिस्सा जिसे घूमने फिरने वाले योद्धाओं का एक समूह चलाता हो। दोस्तों, हमारे पास जो मेन एविडेंस है, जैसे कि सिक्के, उसमें उस समय के लोकल रूलर्स के नाम तो मिलते हैं, लेकिन उस समय का उनका इतिहास थोड़ा धुंधला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय थे ही नहीं। एक्चुअली इस समय वे अपने ट्रेड और शासन को मजबूत कर रहे थे। आगे चलकर 167 बीसी में वो मैकाबी यानी कि यहूदी कट्टरपंथियों के साथ सेल्यूसिड एम्पायर के खिलाफ बगावत में शामिल हुए। इसी समय हमें उनके पहले राजा एरेटास I का नाम सुनने को मिलता है। एरेटास के शासन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बुक ऑफ मैकाबीज में इतना लिखा है कि उन्होंने इजराइल के हाई प्रीस्ट जेसन को बंदी बना लिया था। 2nd सेंचुरी बीसी तक नेबाटियन और मक्याबी के ये झगड़े बड़े टकराव में बदल गए, जब नेबाटियंस ने हिस्मोनियन वंश के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू किया। इस दौर में नेबाटियंस के राजा एरेटास II और ओबडास I ने जुडाइन किंगडम के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से ज़्यादातर लड़ाइयों में ओबडास I की जीत हुई।
इसी समय पेट्रा शहर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहां नए बाजार, चौक और तालाब बनाए गए, जिससे शहर और भी आधुनिक और समृद्ध हो गया। जिसका मतलब है कि जुडाइन किंगडम के साथ युद्ध के बावजूद भी नेबाटियन का ट्रेड फलता फूलता रहा और उनका राज्य भी बढ़ता गया। दोस्तों, एरेटास थर्ड के समय नेबाटियन किंगडम का और अधिक विस्तार हुआ। उन्होंने दमिश्कस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, एरेटास थर्ड एक एम्बिशियस किंग था। उसने अपने राज्य को जुडाई और पालमायरा तक बढ़ाने की कोशिश की। उसने जेरूसलम को कई महीनों तक घेरा ताकि अपने साथी हिरकेनस II को गद्दी पर बैठा सके, जिसे उसके भाई ने हटा दिया था। लेकिन रोमन्स के इंटरफेरेंस की वजह से इसे यहाँ से पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, रोम के आसपास के राज्यों से नेबाटियन के अलाइज थे, इसलिए यहाँ रोमन का नेबाटियन से टकराव होना लाजमी था। 62 BC में रोमन्स ने पेट्रा को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ का पहाड़ी इलाका उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है, तो उन्होंने 500 टैलेंट्स की रिश्वत लेकर वापस लौटना बेहतर समझा। इस घटना के करीब 30 साल बाद नेबाटियन राजा मालिकोस II को हेरोड महान के हमले का सामना करना पड़ा। हेरोड को रोमन्स का समर्थन था, लेकिन क्लियोपैट्रा दोनों पक्षों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रही थी, इसलिए बाद में उसने नेबाटियन को भी बहलाने की कोशिश की। लेकिन नेबाटियन ने हेरोड की सेना को हरा दिया। जब नेबाटियन और हास्मोनियंस आपस में लड़ रहे थे, तब रोम की ताकत लेवेंट क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी। 31 BC में बैटल ऑफ एक्टियम के बाद जब रोम ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया, तो हेरोड और नेबाटियन राजाओं ने न्यूट्रल रहना ही सही समझा। इसके बाद नेबाटियन धीरे धीरे रोम के प्रभाव में आ गया और अंत में शांति से रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। दोस्तों, रोमन काल के दौरान अगला नेबाटिक II और उसकी रानी शकायलित II ने रोमन्स के साथ दोस्ती बनाए रखी। नेबाटिया किंगडम के आखिरी राजा रेबल II थे, जो इन दोनों के बेटे थे। उनके शासन के बारे में हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 1006 CE में उनकी मौत के बाद एम्परर त्रयान ने नेबाटिया को रोमन एम्पायर में मिला लिया और इसे प्रोविंस ऑफ अरेबिया पेट्रा का नाम दिया गया। नेबाटियंस पहले से ही रोम के फ्रेंड बन चुके थे और इसीलिए उन्होंने रोमन शासन को आसानी से स्वीकार कर लिया। हालांकि रोमन काल में नेबाटियन का ट्रेड पर जो दबदबा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। रोम ने जब इजिप्ट पर कब्जा किया तो नए समुद्री ट्रेडमार्ग खुल गए, जिससे नेबाटियंस की ट्रेड पर पकड़ कमजोर हो गई। रोमन्स ने नेबाटियन ट्रेड मार्गों पर नजर रखने के लिए अपनी टेरिटरी में किले भी बना लिए। हिस्टोरियंस के पास ज्यादा जानकारी तो नहीं है कि रोमन शासन के दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव आए, लेकिन ग्रीक और लैटिन में लिखे गए शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ रोमन संस्कृति का असर बढ़ने लगा था। 2nd सेंचुरी CE में सीरिया के कई गवर्नर ने बगावत करके खुद को यहाँ सम्राट घोषित करने की कोशिश की, लेकिन नेबाट ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बदले रोम ने उनकी टेरिटरी को और बढ़ा दिया। जब सेप्टिमस सिविरियस सम्राट बने तो उन्होंने नेबाटिया में आधुनिक दक्षिणी सीरिया के जबल अल द्रू क्षेत्र को जोड़ दिया। एम्परर डैकली के समय में नेकाब डेजर्ट के कुछ हिस्से भी नेबाट में शामिल कर दिए गए। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी आने के बाद नेबाटियन शहरों में चर्च बनने लगे, जैसे कि मेफिसिन ऑफ ईस्ट का हिस्सा बन गया, जिसका मुख्यालय एंटॉक में था। ये क्लियर नहीं है कि यहाँ किस तरह की क्रिश्चियनिटी प्रचलित थी, लेकिन इजिप्ट और बाद में घासनी राज्य के करीब होने की वजह से माना जाता है कि यहाँ माइफाइसाइट क्रिश्चियनिटी अपनाई गई थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और नेबाटियन समाज, संस्कृति और धर्म की बात करते हैं। जब उनका साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, नेबाटियन 2 तरह के जीवन जीते थे। कुछ शहरों में बस गए थे तो कुछ घुमक्कड़ जीवन जीते थे। दोस्तों, नेबाटियन बहुत ही अच्छे व्यापारी और कारीगर थे। इस बात का सबूत उनके बिटुमेन और इंसेंस ट्रेड पर कंट्रोल से मिलता है। उनके बनाए क्ले लैम्प्स पर की गई स्टडी से पता चलता है कि उनके डिज़ाइन में सोलर हैलोज और ग्रीक माइथोलॉजी स्टोरीज के सीन दिखते हैं। एक्चुअली उनकी कला और डिज़ाइन का लेवल बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाद में इस्लामिक गोल्डन एज के कारीगरों में हुआ करती थी। उनकी राजधानी पेट्रा का आर्किटेक्चर उनकी स्किल्स को दिखाता है। शहर के बड़े बड़े बाजार और रॉक कट इमारतें गर्मियों में ठंडक देने का काम करती थी। सबसे खास है यहाँ के वाटर स्ट्रक्चर्स, जो न सिर्फ पीने का पानी देते थे बल्कि शहर की खूबसूरती भी बढ़ाते थे। आपके लिए ये जानना सरप्राइजिंग होगा कि नेबाटियन ने रेगिस्तान के बीचों बीच बड़े बड़े बाग और तालाब बनवाए थे। सोचिए, जहाँ चारों ओर सूखा हो वहाँ ठंडे पानी का तालाब होना कितनी बड़ी अमीरी और ताकत की निशानी होगी। नेबाटनी के मेडिटेरेनियन इलाकों में कम देखने को मिलता था। ऐसा माना जाता है कि इनकी औरतें धार्मिक कामों में काफ़ी एक्टिव थीं। वे प्रीस्टसेस के तौर पर काम करती थीं और देवताओं से भी बात करती थीं।
उनके मुख्य देवताओं में दुश, जो कि पहाड़ों के देवता थे, और उनकी साथी अल-उज शामिल थीं। अल-उज पूरे अरब क्षेत्र में पूजी जाती थीं। इसके अलावा दूसरे प्राचीन अरब देवता जैसे अल-लात भी उनकी पूजा में शामिल थे। ग्रीक और रोमन सभ्यता के असर से उन्होंने हीलियस, डायनिसिस और जूस जैसे देवताओं को भी अपनाया हुआ था। नेबाटियन अपनी पूजा पद्धति में इजिप्शियन और सीरियन परंपराओं को भी शामिल किया था। उनका सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पेट्रा था। नेबाटियन असल में कॉस्मोप्रॉप को तो अपनाते थे, लेकिन अपनी अरबी जड़ों से जुड़े रहते थे। दोस्तों, लेट एंटीक पीरियड में नेबाटियन समाज धीरे धीरे बदलने लगा। 4th सेंचुरी सीई में जब क्रिश्चियनिटी ईस्टर्न रोमन एम्पायर में फैलने लगा, तब इनका असर नेबाट पर भी हुआ। धीरे धीरे यहाँ की भाषा एरामाइक से बदलकर ग्रीक हो गई। हालांकि आपस में वो अभी भी अरबिक बोलते थे। पेट्रा शहर 6th सेंचुरी सीई तक एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। घासानिड्स, जो दक्षिणी अरब से आए थे, नेबाटियन इलाकों में बस गए और ईस्टर्न रोमन्स के सहयोगी बन गए। इस समय तक नेबायंस अपनी घुमक्कड़ जिंदगी छोड़कर स्थायी रूप से बसने लगे थे। लेकिन फिर मेक्का के रेगिस्तान से एक नई ताकत आई। इस्लामिक कैलिफेट्स पर कब्जा कर लिया तो नेबाटियन और घासानिड्स भी एक इस्लामिक राज्य में शामिल हो गए। ज्यादातर नेबाटियन ने इस्लाम को अपना लिया। जैसे ही अल-उजा की पूजा का पुराना दौर खत्म हुआ और इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ, वैसे ही नेबाटियन किंगडम इतिहास का हिस्सा बन गया। दोस्तों, दर अल इस्लाम के आने के बाद नेबाटियन ट्रेड केंद्रों पर इस्लामिक नियंत्रण हो गया। हालांकि नेबाटियन किंगडम खत्म हो गया, लेकिन नेबाटियन कभी भी गायब नहीं हुए। उनकी विरासत आज भी पेट्रा के बागों, मंदिरों, बोसरा के किलों और जॉर्डन के विभिन्न मैदानों और वादियों में जिंदा है। दोस्तों, जब आप पेट्रा के रॉक कट मॉन्यूमेंट्स को देखोगे तो आपको एक अजीब सी हैरानी होगी। ऐसा लगेगा जैसे उन पुराने बागों में अभी भी अरबी देवता मौजूद हैं। दोस्तों, नेबाटियन ने ये साबित कर दिया था कि अगर चाह हो तो सबसे मुश्किल इलाकों को भी जन्नत में बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इतिहास की असली और दमदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेबाटियन की सबसे बड़ी ताकत क्या लगी, उनका युद्ध, उनका बिजनेस या उनका पेट्रा जैसा शहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।